वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल नाल आँखों में जाने हो के मैं राह तेरा तका मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी। ये क्या हो गया है तुमको? कोई स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करने गई थी ना, लेकिन लगता है वहां उनके साथ तुम भी सन्यासी हो गई क्या? ये मीराबाई वाले गेटअप में क्यों लग रही हो? बस एक मोर पंख क्या रख लिया साथ में और भगवा कलर पहन लिया तो तुम्हें लगने लगा कि मैं साध्वी बन गई। हाँ तो यही तो होती है ना, और क्या होती है? हद है मतलब। अब क्या स्पिरिचुअलिटी सीखना या उसकी तरफ जाना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? क्या ऑरेंज कलर पहनने का मतलब ये है कि मैं आउटडेटेड हो गई हूँ? मैं रिलेट नहीं कर पा रही, ये क्या बातें कर रही है यार ये? क्यों, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? अब लगना तो चाहिए ना कि थोड़ा आध्यात्मिक हुए हैं। अरे पता भी तो चलना चाहिए ना कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में गई थी और अब मैं वापस आके भी स्पिरिचुअल हो गई हूँ। पता नहीं क्या बकवास कर रही है। लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, क्या सही में यही होता है जो ये कह रही है? और अगर होता है तो ये ऐसी क्यों दिखाई दे रही है? मतलब ऐसा इफेक्ट होता है क्या ये सब फॉलो करने के बाद? ओह शिट। What is actually real spirituality? क्या हमें पता भी है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, विजडम क्या है, या बस हम सुनी सुनाई कही कहाई बातों को ही बिलीव कर लेते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं? जैसे कि कोई पर्टिकुलर रंग फॉर एग्जाम्पल उसको ही अध्यात्म का प्रतीक बना देना कि ये जो रंग है यही अध्यात्म का प्रतीक हो सकता है, या ये जो एक पर्टिकुलर सिंबल है, वेदर इट्स अ फेदर, किसी भी चीज को एक सिंबल बना देना अध्यात्म का कि ये अध्यात्म है। तो क्या सच में मेडिटेशन, माइंडलेसनेस, टाइमलेसनेस, ये सब जो चीजें हैं ये इतनी सस्ती हो सकती है, इतनी इजीली कि हाँ बस आपने कोई पर्टिकुलर रंग पहन लिया तो आप स्पिरिचुअल हो गए? तो हमें ये सवाल पूछने पड़ेंगे खुद से कि एक्चुअली में विजडम क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कि क्या सही में तरीका हो सकता है, एक वे ऑफ लिविंग हो सकती है जो क्या पता हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस टेक्स्ट में भी, हु नोज, और एंशिएंट फिलोसोफर्स में भी, भले ही पूरी तरीके से कह पाए हो ना पाए हो, लेकिन एटलीस्ट इशारा तो कर रहे थे कि भाई इस तरीके की भी एक जिंदगी पॉसिबल हो सकती है। तो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, which is first time I am going to give my commentary on Acharya Prashant's recently launched book, Truth Without Apology, for those tired of sweet lies. So this is the first part where I'm gonna give my commentary on this book, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है और बहुत सारे छोटे टिट्स एंड बिट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे एक ही वीडियो में ऑब्वियसली नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी इस बुक के टाइटल के टुवर्ड्स, जो बहुत ही अमेजिंग, अट्रैक्टिव लगा मुझे। Truth Without Apology, obviously, because it's coming from non-duality Advait Vedant Acharya ji himself. तो अपॉलोजी तो नहीं होगी चीज़ों में, वो तो एक्सपेक्टेड था कि इस टाइप की बुक ही होगी ज़रूर, जिसमें एक डायरेक्टनेस होगी, एक नेति होगी कि हाँ भाई काटा जाएगा चीज़ों को, इतना आसान नहीं होगा, एक संघर्ष होगा ईगो का, खुद ही के लोअर ईगो से। तो डेफिनेटली वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन व्हाट अट्रैक्टेड माय अटेंशन इज
this title which is truth, एक चीज़ बहुत रहती है विजडम में, जो रेशनलिस्ट्स हैं, जो रेशनल थिंकर्स हैं, या ज़्यादातर साइंस जर्नलिस्ट्स हैं, वो शिकायत करते हैं या उन्हें एक शिकायत रहती है, और वो ये कि विजडम बार बार एब्सोल्यूट ट्रुथ के प्रिंसिपल्स की बात करता है। जैसे नीत्शे को भी अगर हम देखें तो फ्रेडरिक नीत्शे के भी काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे कोट्स मिल जाएंगे आपको, एब्सोल्यूट ट्रुथ के टिट्स एंड बिट्स मिल जाएंगे आपको, जो काफ़ी फेमस है। वैसे काफ़ी सारे फिलोसोफर्स के भी मिल जाएंगे, और वैसे ही संत कबीर के दोहे आपको मिल जाएंगे, और भी लोगों के दोहे मिल जाएंगे, जैसे बाबा बुल्ले शाह के दोहे मिल जाएंगे, या बाकी पोएट्स के छोटे मोटे लाइंस मिल जाएंगे, जैसे रामधारी सिंह दिनकर के। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है ज़्यादातर विजडम लिटरेचर्स में, जिससे आपत्ति रहती है काफ़ी रेशनलिस्ट थिंकर्स को। तो आई थिंक ये उससे काफ़ी रिजेंबल कर रहा है कि ट्रुथ, it's like कि it's not saying it's absolute, but it's giving you actually those tits and bits, pieces of taste of I think absolute truth maybe, कि ये छोटे छोटे श्लोक हैं, दोहे हैं, जो आप याद रख सकते हैं, या रिमेम्बरेंस हो सकती है आपकी, जैसे किसी गाने की लाइन फॉर एग्जाम्पल की जो हुक होता है, लाइन होती है, जो हुक लाइन होती है किसी भी सॉन्ग की, वो याद आ जाती है कई बार। तो आई थिंक ये उस पर्पज से मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ट्रुथ, एंड बिकॉज दिस इज शोइंग दोज एब्सोल्यूट ट्रुथ के सूत्र छोटे छोटे। सो स्टार्टिंग विद चैप्टर 7, कैचिंग योर सेल्फ रेड हैंडेड, दिस मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी पढ़ लिया मैंने, फिर भी स्टार्टिंग में भी काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए, लेकिन उसमें से मुझे 7th वाला बहुत सही लगा, विच इज सेइंग देयर इज ग्रेट फन इन कैचिंग योर ओन इनर मिस्चिफ रेड हैंडेड। वाओ, मतलब ये मुझे बहुत सही लगा। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बार मैंने नोटिस किया है, मेरे साथ हुआ है बहुत बार, कि मैं जैसे कोई पास्ट इंसिडेंट देख रही होती हूँ या सोच रही होती हूँ उसके बारे में, सपोज ठीक है कि पास्ट इंसिडेंट है, वो मैं सोच रही हूँ, और अब जब उस इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि ये काम क्यों किया मैंने यार, ये ऐसे क्यों बात करी मैंने, यही सवाल क्यों पूछा, शिट कोई और सवाल पूछ सकती थी, मे बी थोड़ा और पॉजिटिव, जो सो कॉल्ड दुनिया की नज़र में पॉजिटिव होता है, लेकिन क्यों मैंने एक नेगेटिव इमेज बनाई और सवाल पूछा। और वो कई बार सही भी निकलता है कि अभी आप उस सिचुएशन को क्योंकि एक तीसरे नज़रिए से देख रहे हो तो बेटर एनालाइज कर पाते हो, लेकिन जब उस मोमेंट में ही होते हो, जब वो मोमेंट चल रहा होता है, तब पता नहीं क्या इम्पल्सेस आ जाते हैं अंदर से। इंट्यूशन नहीं, इम्पल्सेस। इंट्यूशन तो अच्छी चीज़ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, वो भी मैंने इसी बुक में कहीं तो उस वर्ड को भी पढ़ा था, इंट्यूशंस वर्सेस इम्पल्सेस। तो इम्पल्सेस की अगर हम बात करें तो वो ऐसी होते हैं कि अचानक से आ जाते हैं, उस मोमेंट में रियलाइज नहीं होता कि जब आप पास्ट में वो सवाल पूछ रहे थे तो क्यों पूछा, वो इम्पल्स आया कई बार और आपने पूछ लिया। तो माई पॉइंट इज, ये बहुत होता है कि हम खुद को रेड हैंड सोचो अगर कैच करने लग जाए उसी मोमेंट में, जब कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहा है ईगो, एक साक्षी बन के, जो वेदांत कहता है साक्षित्व, कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड को एक साथ देखना, जो जिदु कृष्ण मूर्ति कहते हैं। तो सच में अगर वैसे बन के देखने लग जाएं, हम जानने लग जाए एक तरीके से, तो सोचो कि वो अगर प्रेजेंट मोमेंट में हो जाए कि जब ईगो गड़बड़ी कर रहा हो तभी हम उसको पकड़ ले, तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। ये तो एक तरीके से ना मुझे लगता है कि वो मैजिकल की होती है ना, कि जादुई चाबी एक तरीके से आप कह सकते हो, कि यूनिवर्स को पिन पॉइंट करने की, ओपन करने की। क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि एक कोलिजन हो जाएगा, अटक जाएंगे, ठीक है, हम थ्रस्ट के साथ अगर अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के रास्ते में बढ़े भी तो एक खौफ आ जाता है कि यार कोलिजन हो जाएगा, अटक जाएंगे। लेकिन नहीं, जैसे जिदु कृष्ण मूर्ति भी कहते हैं कि ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, सो एनीथिंग विच इज पाथलेस कांट बी प्री डिसाइडेड दैट कोई कोलिजन होगा। क्या पता कि एस्केप हो जाए, ना कि कोलिजन। ये जो डेफिनेशंस दे देता है हमारा ईगो किसी भी सिचुएशन को,
यही खतरा हो जाता है कि क्यों ईगो को रेड हैंड पकड़ना जरूरी हो जाता है। वरना काफी लोग बोल सकते हैं ना कि भाई ईगो अगर चाहता है तो वैसे ही क्यों ना करे। अरे करना है करो भाई, फिर मरो। वैसे तो फिर बहुत ही तरीके से जिंदगी जी जा सकती है, लेवल्स तो कई हो सकते हैं। अब जिसकी जो मर्जी वो लेवल चूज करे, उसमें तो तर्कों का कोई एंड है नहीं। सो मूविंग ऑन टू द चैप्टर। Catch yourself when your mind is wandering into fantasy. Catch yourself when fear creeps in or insecurity whispers. The moment you spot a state of mind, it begins to lose its hold. This is actually amazing. कि the moment you spot a state of mind, it begins to lose its hold. It's actually an absolute truth. You can say, like, yes, it happens. Many philosophers have talked about it. जैसे जिदु कृष्ण मूर्ति कहते थे अटेंशन, कि द मोमेंट आप वो अटेंशन देते हैं किसी चीज पे या माइंड पे, उस थॉट पे, then you realize कि it starts dissolving, the image starts wiping out. तो वही चीज़ यहाँ पे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आचार्य जी भी, जब वो कह रहे हैं कि the moment you spot a state of mind, it begins to lose its hold. कि देखो भाई कि क्या है, कौन सी सिचुएशन है, कहाँ फंसे हुए हो, और बस देखो उसका। फिर ये मत सोचो कि क्या होगा, क्या पटक जाओगे, क्या कोई फ्रिक्शन आएगा, क्या कोई कोलिजन आएगा। नहीं, हो सकता है कि वो चीज़ इस तरीके से काम करे कि एस्केप कर जाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कई बार देख तो लेते हैं चीज़ों को, लेकिन उसके साथ एक कल्पना जोड़ लेते हैं उसके रिजल्ट के बारे में याद करके, जहाँ पे चीज़ें फिर ख़राब हो जाती है, क्योंकि फिर हमारा माइंड वैसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेता है, वैसे ही और सोच के और विचार मैनिफेस्ट कर लेता है, उसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन यहीं पे फिर ये वाली चीज़ काम आती है कि द मोमेंट यू स्पॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, कि आपने बस स्पॉट किया है, कोई डेफिनेशन नहीं दी है उसको, बस स्पॉट किया है, begins to lose its hold. It's like कि ego changes its state, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, और जैसी ऐसे होता है कि आपने उस स्टेट को देख लिया एक मौन में, अवेयरनेस में, वैसी ईगो चेंज हो जाता है। आप कह सकते हो कि उसका रीबर्थ हो जाता है, दूसरा ही कोई बन जाता है वो। अब क्योंकि वो दूसरा बन गया है, बेटर बन गया है, तो वो फिर चीजें भी वैसी ही चूज करेगा, मैनिफेस्ट करेगा अपनी रियलिटी में। तो द की इज to spot the state of mind. That is very important, to spot it. Your random thoughts, your jealousies, your anxieties, watch them, just watch. The instant you see them clearly, their power starts dissolving. To catch something is to observe it, to expose it. Expose it. It's like all the expose videos वैसे लग रहा है। To observe it is to expose it, and exposure is the beginning of freedom. Very interesting line यहाँ पे मैंने to catch something is to observe it इसको highlight करके रखा हुआ है, ये मुझे बहुत सही लगा। ऑब्जर्वेशन वही है पूरी चीज़, स्पॉटिंग इट वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक पेज में लिखी हुई है लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये ही है सब कुछ। कहते हैं ना चेंज कैसे करे, बदले कैसे, पता नहीं है हमें कुछ नहीं, यही है उसको एग्जैक्टली स्पॉट करके, ऑब्जर्व करके। ये बहुत बड़ी बात है, शायद इसी पेज में लिखा भी है आगे कि ये रेयर है। एग्जैक्टली जैसे मुझे याद था, दिस इज नॉट एन एग्जॉटिक technique. It is simple, so simple it feels almost disappointing to the restless mind, but it is rare. I mean, the star line of this whole page is definitely मेरे हिसाब से ये कि it feels almost disappointing to the restless mind कि ये इतना simple है, just observing, just spotting, how it is possible. तो mind यही नहीं एक्सेप्ट कर पाता कि कोई चीज़ इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। यही से हमारे ह्यूमन माइंड का भी एक बहुत ही कैच है जो हाईलाइट हो रहा है कि ईगो कुछ सिंपल चीज़ें विश्वास ही नहीं दिलाती कि वो पॉसिबल हो सकती है। उसको लगता है कि कुछ भी पाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए या कुछ भी हो जाने के लिए जब तक सबसे टफ चीज़ ना की जाए तो उसकी कीमत भी नहीं होगी, कि टफ तरीके से ना की जाए, हाफ के एकदम पूरा पसीना निकाल के दिखा के कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं,
तो ईगो को लगता है कि जब तक ये सब चीज़ें ना हो उसमें, तब तक मतलब जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो घटिया ही होगा, चीप ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब क्या पता हो भी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है वो चीज़। तो वही यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है कि इट फील्स ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटिंग टू द रेस्टलेस माइंड विच इज़ ऑलवेज रेस्टलेस, कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इतना सिंपल है। क्योंकि माइंड को तो क्या चाहिए होते हैं, एग्जॉटिक टेक्निक्स। तो क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज नॉट एन एग्जॉटिक टेक्निक, इट इज सिंपल, सो सिंपल, बट इट इज रेयर। क्या करें भाई, अब है ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। तो वही बात है कि इट इज़ रेयर, इट इज़ वेरी रेयर। अब भले ही रेस्टलेस जो माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे, पर अब ट्रुथ तो ट्रुथ है। तो एपोलॉजी भी फिर क्या ही हो ऐसी चीज़ की कि भाई अगर इजी चीज़, सहज चीज़ भी अगर किसी को टफ लगे तो इसमें तो अपॉलॉजी भी क्यों मांगे कोई। बट इट इज़ रेयर बिकॉज वी आर डिटरमिन्ड टू लुक एवरीवेयर एक्सेप्ट विद इन. And what does it mean to look within? It means to look at one's impulses, feelings, thoughts, desires and actions. There is no other within to look at. क्यों हम नहीं समझ पाते कि कोई easy, सहज चीज़ भी हो सकती है एग्जीक्यूटेबल? उसका यही रीज़न है कि हम विद इन नहीं देखते। विद इन का मतलब कोई वहाँ पे मिस्टीरियस चीज़ नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया गया है कि इट इज़ टू लुक एट योर ओन फीलिंग्स, इम्पल्सेस। ये ना कि जो रिएक्टिव एक इम्पल्स आता है, इंट्यूशन नहीं। इंट्यूशन तो बहुत सोच के, क्रिटिकल थिंकिंग से फिर डेवलप होता है, तपस्या का नतीजा होता है एक तरीके से इंट्यूशन। लेकिन जो इम्पल्स होता है, जो विपरीत होता है इंट्यूशन का, पर लगता है कि वो इंट्यूशन है, वो बहुत डेंजरस होता है। तो इसीलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या इम्पल्सेस आ रहे हैं, कि कैसे रिएक्ट कर रहा है ईगो, अचानक से रिएक्टिव क्यों है, फीलिंग्स, थॉट्स, डिजायर्स, एक्शंस, इनको देखना यही है। दिस इज इट, राइट? दिस इज टू लुक विद इन। विद इन इज नथिंग एल्स। और जब आप उसको देखते हैं तभी पता चलता है आपको कि हाँ, उसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। बस डरते हैं इसीलिए नहीं देख पाते। डर को हटा दिया जाए तो देखना पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्योंकि डर ही नहीं जाता कभी, तो हम ये भी नहीं रियलाइज कर पाते कि ऑब्वियसली अगर चीज़ हमारी है, हमारी थॉट है, हमारी एक्शन है, हमारी डिज़ायर, इम्पल्सेस है, तो वो तो आसान ही होगी ना। कि क्योंकि वो आपके हैं तो इसीलिए वो आसान है, इसीलिए वो सहज है, क्योंकि आप हो जो उन चीज़ों को देख रहे हो। लेकिन नहीं, हम उस पर ध्यान देने की जगह बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उस पर ध्यान देने लगते हैं। तो हमें चीज़ें लगता है कि टफ होगी तभी वो पॉसिबल होगी, एग्जीक्यूटेबल होगी। लुक एट हाउ यू लिव. You have no real understanding of why you do what you do. Today, your mind drifts in one direction. Tomorrow, it lunges somewhere else, and you never pause to ask, what is this movement? ये तो सही बात है, नहीं पूछते हम बिल्कुल भी कि रुक के कि देख ले भाई कि कहाँ से आ रही है रेस्टलेसनेस, क्यों है हमेशा ये माइंड इतना रेस्टलेस, क्यों है हमेशा रेस्टलेस, हमेशा सोचना सोचना सोचना। अब वो होता ईगो का डर है कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईगो को पता है कि द मोमेंट उसको स्पॉट कर लिया जाएगा, रेड हैंड पकड़ लिया जाएगा, ईगो को खत्म होना पड़ेगा और एक नया ईगो आ जाएगा, एक नया रूप, एक नई पर्सनालिटी। External forces keep crashing over you in waves, temptations, fears, pressures. The mind gets tossed around, confused and exhausted, and still you don't look within. Remember, the functioning of the mind is understood by watching the mind. The laws of science do not come from imagination or belief, but from observation. ये भी वन ऑफ फेवरेट लाइन्स लगी मुझे कि द लॉज ऑफ साइंस डू नॉट कम फ्रॉम इमेजिनेशन और बिलीफ बट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। कि जिस तरीके से साइंस में भी ना जो लॉज हैं वो बिलीफ से, मान्यता या इमेजिनेशन से नहीं आते, बल्कि ऑब्जर्वेशन से आते हैं, बार बार ऑब्जर्व करने से कि नतीजा सही निकल रहा है कि नहीं, और अगर गलत निकल रहा है तो एक नए ऑब्जर्वेशन से उसको नए तरीके से ठीक करने की कोशिश करने से। तो सिमिलरली वही चीज़ें माइंड में भी अप्लाई होगी टू वॉचिंग द माइंड, बट नॉट विथ एनी इमेजिनेशन या बिलीफ कि पहले से ही कंक्लूजन सोच लिया और फिर माइंड को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली बस ऑब्जर्व करना किसी भी प्री एग्जिस्टिंग इमेजिनेशन के साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है? जस्ट लाइक ऑब्जर्विंग लाइक अ साइंटिस्ट, ऑनेस्टली, पेशेंटली, विदाउट जजमेंट। टू ऑब्जर्व द ईगो इज टू बिगिन डिसॉल्विंग द ईगो, and to dissolve the ego
is to reclaim yourself. Only a free mind can make clear decision about work, love and family. So to dissolve the ego is to reclaim yourself. This is very interesting, क्योंकि जैसे जैसे ईगो डिसॉल्व होता जाएगा वो अपने स्वभाव के और भी करीब पहुंचता जाएगा. तो इट्स लाइक रिक्लेमिंग योर सेल्फ, एज इफ द ईगो इज डे बाय डे reclaiming itself, going more closer towards its नियति, अपनी नियति स्वभाव की तरफ वापस जा रहा है ईगो. ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एक इनवर्ड मूविंग होगी. जो डिसोल्यूशन होगा ईगो का वो इनवर्ड होगी. तो वो जो पहले से ही है, जो छुपा हुआ है, वो पहले से ही उसको पता नहीं है बस कि वो क्यों कर रहा है चीज़ें ऐसे, इतना वो स्ट्रेस्ड आउट क्यों है, एंजाइटी में क्यों है, क्योंकि वो अपने स्वभाव से छिटक गया है. वो जो होना चाहता था वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कुछ और बन गया है, दूसरा ही ईगो बन गया है. तो जब वो ईगो वापस अपने स्वभाव की तरफ बढ़ते हुए, विदिन की तरफ बढ़ते हुए एक नया ईगो बन के डिसॉल्व होगा तब डेफिनेटली इट्स लाइक रिक्लेमिंग इटसेल्फ, कि वो खुद को रिक्लेम कर रहा है कि मैं जो हूँ वो मैं धीरे धीरे रिक्लेम कर रहा हूँ, जो मैं सच में हूँ. सो ओनली अ फ्री माइंड कैन मेक क्लियर डिसीजंस. ऑब्वियसली जब तक फ्रीडम नहीं होगी तब तक कोई बंधा हुआ माइंड फिर कैसे खुद को ऑब्जर्व कर पाएगा. वो वही चीज़ हो जाएगी कि फिर बंधा हुआ माइंड एक प्री एग्जिस्टिंग इमेजिनेशन या कल्पना के साथ ऑब्जर्व कर रहा होगा. वो फिर ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, वो पता नहीं क्या होगी, वो एक फंक्शन होगा. आई थिंक एक मैकेनिकल चीज़ हो रही होगी. वो फिर एक लाइफ एनर्जी के साथ आती हुई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी. The quality of your mind is the quality of your life. The freedom of your mind is the only real freedom. So catch yourself, watch yourself, observe yourself relentlessly. This is the door to liberation. Wow. Door to liberation. इट्स लाइक दैट एग्जिस्टेंशियल डोर, कि वो है डोर लिबरेशन की, लगातार लिबरेशन की. कोई एक एग्जिस्टिंग स्टेट की बात नहीं है, बस लगातार लिबरेशन की. तो डोर भी लगातार खोलते रहना पड़ेगा बाय वॉचिंग योर सेल्फ एंड कैचिंग योर सेल्फ रेड हैंडेड. सो द क्वालिटी ऑफ योर माइंड इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ क्या है, प्रोजेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है. किसका? उसी का ना जो मैनिफेस्ट कर रहा है, ईगो. तो वो अगर बेहतर हो गया, वो अगर खुद को रिक्लेम करने में धीरे धीरे सक्सेसफुल होता गया, तो ऑब्वियसली वो कोलिजन आएगा ही नहीं. क्योंकि कोलिजन तब आएगा जब ईगो स्वभाव की ओर नहीं बढ़ रहा होगा. लेकिन क्योंकि ईगो अपने स्वभाव की ओर ही बढ़ रहा है, अगर वो बढ़े तो खुद को लगातार उस डोर ऑफ लिबरेशन की तरफ बढ़ाते हुए, तो क्योंकि वो एक एस्केप पॉइंट है, जो है ही, जो सत्य है, उस ईगो का एस्केप पॉइंट, जब वो अब ईगो नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्योंकि वो कुछ भी नहीं होगा तो फिर कोलिजन भी नहीं आएगा. वो एस्केप हो जाएगा, एक तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा इन रिक्लेमिंग इटसेल्फ. So this is the door to liberation. Wow. So definitely this is why मुझे ये 7th chapter बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ही प्यारा है. इसमें वो जो की बताया है of catching that spotting observation of ego, कि spot करना, catch करना, and that is the door to liberation. तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही amazing है definitely, कि वो मेडिसिन की तरह एक कैप्सूल है एब्सोल्यूट ट्रुथ का. ये पेज मुझे ऐसे लगता है, या ट्रुथ का बोल लो, एब्सोल्यूट तो क्या, वो तो आपके ऊपर होता है कि आप उसे एब्सोल्यूट बना सको या नहीं. जो बना लेते हैं उनको फिर वो दिख जाता है कि वो सच क्या है, नहीं है कि नहीं. और जो नहीं बनाने की दिशा में चुनाव करते हैं, चॉइस लेते हैं, उनको कभी नहीं दिखता. वो फिर हमेशा यही मानते रह जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता. So that was it for this video guys. यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए. ऐसी बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगे. और अगर आप नॉन डुअलिटी को और गहराई से जानना चाहते हैं, या और भी जो इस बुक से जुड़े हुए अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस आएंगे, या 10 पोक ज़ाराथुस्ट्रा से जुड़े हुए अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस आएंगे, तो वो कई बार मैं मेंबर्स ओनली वीडियोस भी बना के उसमें डालूंगी. तो अगर आप उनका एक्सेस चाहते हैं
तो चैनल मेंबरशिप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।